नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों किसान भाइयों, बिजी शेड्यूल में से मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आजकल विभिन्न तरीके की खादें मिल रही हैं, डीएपी की समस्या चल रही है, तो किस तरह से कमज़ोर खेती में, बढ़िया खेती में कितनी मात्रा हमारी आलू की फसल के लिए फास्फोरस की वास्तविक तौर पर आवश्यकता होती है, मिट्टी में कितनी मात्रा पड़ी हुई होती है जो घुलनशील हो या अघुलनशील हो, कार्बनिक रूपों में हो या अकार्बनिक रूपों में हो, कितनी पौधे को काम आती है, कितनी नहीं आती है, इसी तरह से नाइट्रोजन की कितनी मात्रा चाहिए, आपकी पोटेशियम की कितनी मात्रा चाहिए, अन्य सूक्ष्म आंतरिक तत्वों की कितनी मात्रा चाहिए, सब पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। कौन सी असली है, कौन सी नकली है, इसके लिए मैं पहले ही बहुत सारे वीडियो दे चुका हूँ और भी इसके संबंधित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पर, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसी बात पर करेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों के प्रश्न भी हैं और जिज्ञासा भी है कि आखिर हम डीएपी अगर नहीं है तो किस तरह से विकल्प के तौर पर अन्य खादों की पूर्ति कर सकते हैं। गोबर की खाद हम जो डालते हैं, कितनी मात्रा में हम डालते हैं, उससे किन किन तत्वों की कितनी मात्रा में पूर्ति होती है, इन सब आपकी शंकाओं का समाधान आज इस वीडियो में होने वाला है। किसान भाइयों, नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे जो पुराने व्यूअर भाई हैं वो हमें इतना प्यार दुलार देते हैं, उनके लिए धन्यवाद। वो सभी और अन्य किसान भाई को शेयर जरूर करें जिससे कि लाभ जो है इसका सबको हो सके। किसान भाइयों, आलू की खेती में किस तरह से रासायनिक, जैविक और कार्बनिक से मतलब मेरा है कि जो कि हमारे भूमि से ही प्राप्त उत्पाद हैं, हमारी फसल अवशेष है, उनका प्रयोग करके, और हम फास्फोरस सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो फास्फोरस की है, क्योंकि हमारे देश में जो अमोनियम फास्फेट है, डायमोनियम फास्फेट, उसका प्रोडक्शन नहीं है, उसकी मात्रा नहीं है। रॉक फास्फेट के रूप में हमारे देश में बहुत ठीक ठाक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो उससे भी हम पूर्ति कर सकते हैं। ये पूरी तरह से हम विदेशों पर आयात पर, यानी जब तक हम बाहर से नहीं मंगाएंगे तब तक जो है हम अपनी पूर्ति नहीं कर सकते, तो सरकार को बहुत बड़े खर्चे का इस पर वहन करना पड़ता है। इसकी वजह से सरकार इसकी आपूर्ति धीरे धीरे कम करती हुई जा रही है, तो पूरे देश में ही किसान भाइयों को डीएपी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो आज नहीं तो कल हमें विकल्प के तौर पर अन्य खादों का प्रयोग करना पड़ेगा किसान भाइयों। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आलू की खेती में सबसे पहले भूमि की तैयारी की जाती है, और भूमि की तैयारी कुछ लोग 1 माह पूर्व से और कुछ लोग 15 दिन पूर्व से, तो निश्चित रूप से जुताई से लेकर के और मिट्टी का स्टेरिलाइजेशन यानी मिट्टी का शुद्धिकरण करते हैं, तो वो करनी भी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया, पूर्व में भी बताया कि हमारी मिट्टी के अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है। उसका कारण है कि हम अत्यधिक मिट्टी का दोहन कर रहे हैं। फसल अवशेष को जला देना या पूरी तरह से हटा देना इसका प्रमुख कारण है। मिट्टी में कम से कम 0.8% कार्बन की मात्रा की आवश्यकता होती है, जो कि अब घट करके 0.3% की हो गई है। इसकी पूर्ति के लिए अति आवश्यक है कि आप कार्बनिक उत्पादों का भूमि में प्रयोग करें। फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, कैसे भी करके गलाएं। गलाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके बाद में करेंगे। उसके अलावा आलू की खेती में आप हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें। 1-2 साल के अंतराल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हरी खाद की जुताई 1 महीने पूर्व की जाती है। जब हरी खाद यानी ढैंचा, सनई या जो है कपास, इनसे हरी खाद की पूर्ति हो जाती है, तो ढैंचा की खेती में जब हम ढैंचा की से हरी खाद की पूर्ति करते हैं तो इसकी जड़ों में गांठें बनती हैं। गांठों में राइजोबियम नाम के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं। तो जितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता फसलों को होती है, वो सभी रासायनिक तौर पर देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी मात्रा भूमि के अंदर उपलब्ध है और बहुत सारी मात्रा हम अन्य तत्वों से पूर्ति करते हैं। तो आइए इन सब की बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों गोबर की खाद की। तो हम सबसे पहले हरी खाद के बाद जब जुताई करते हैं तो गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। तो जो भी किसान भाई अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, हर साल करते हैं, वो इसका रिजल्ट भी जानते हैं और अच्छा उत्पादन होता है। तो गोबर की खाद में वास्तविक तौर पर होता क्या है और किस तरह से प्रयोग करनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से वैसे तो जो किसान भाई धीरे धीरे जैविक पे आना चाहते हैं और कम रासायनिक खादों पर निर्भरता अपनी करना चाहते हैं, यानी रासायनिक खादों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, उनको चाहिए को 10-12 टन गोबर की खाद का प्रयोग करें और इससे 1 माह पूर्व कम से कम
कुछ मात्रा में खाद, करीब करीब 3 से 4 कुंटल खाद को लेकर के 3-3, 4-4 कुंटल खाद के 3 हिस्से डिवाइड करें। उसमें एक में आप जो डालेंगे माइकोराजा, एक में माइक्रोराजा मिला करके उसको अलग कर दें, दूसरे में आप ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, उसको मिला करके अलग कर दें। मात्रा प्रयोग कर सकते हैं सूडोमोनास का। सूडोमोनास बैक्टीरियोनाशी है, तो ये फंगस नाशी है ट्राइकोडर्मा, ये बैक्टीरिया नाशी है सूडोमोनास। जो सुंडी वगैरह आती है, जड़गलन वगैरह, उन सबसे इनके द्वारा हम जैविक उत्पादों के द्वारा हम उनसे अपने भूमि का उपचार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बायोपेस्टिसाइड 1, बायोपेस्टिसाइड 2, बायोपेस्टिसाइड 3 करके 3 वीडियो दे रखे हैं, आप उसको अलग से देख लीजिएगा। तो ये 3 हिस्सों में आप कर लें, एक में माइकोराजा हो गया, एक में ट्राइकोडर्मा हो गया, एक में सूडोमोनास हो गया। और इसको आप अलग करके अन्य खाद जब पूरी तरह से 1 महीने बाद पक जाए, जब जो आप जुताई से पूर्व खेत में डालते हैं खाद को, पलेवा से पूर्व डालना चाहिए, या तो उस समय कोशिश ये करें कि गीली मिट्टी हो, या तुरंत डालने के बाद जुताई करने के बाद पानी लगा दें, पलेवा लगा दें। तो इस समय पर आप तीनों को भी मिला करके खेत में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई कन्फ्यूजन बचा होगा। अब मैं किसान भाइयों बताना चाहता हूँ कि गोबर की खाद में आपको कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कितनी मात्रा की पूर्ति होती है। तो मैं आपको बता दूं, गोबर की खाद में अगर आप 12 टन गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, अगर 12 टन करते हैं तो आपको कितनी मात्रा में पोटेशियम की पूर्ति हो जाएगी, कितनी मात्रा में फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, बताता हूं। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें तो 0.5 से 1% नाइट्रोजन होती है गोबर की खाद में। अर्थात अगर 12 टन आपने प्रयोग किया है तो 5 से 10 केजी प्रति टन के हिसाब से आपकी 60 से 120 केजी नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई, और इससे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। तो अलग से आपको यूरिया भी नहीं देना पड़ेगा, और ये नाइट्रोजन पौधों को धीरे धीरे प्राप्त होती है। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें फास्फोरस की किसान भाइयों, 0.2 से लेकर के 0.3% फास्फोरस होती है। यानी कि अगर हम बात करें 1 टन गोबर की तो उसमें 2 से 3 केजी फास्फोरस हो गई। अगर हम 12 टन की बात करें तो 24 से 36 केजी फास्फोरस की पूर्ति इससे हो जाती है। अगर डीएपी की आपको जरूरत नहीं है, या डीएपी आपको नहीं आगे से प्रयोग करना है, तो गोबर की खाद में आप जो है रॉक फास्फेट ला करके बाजार से बोरियों में रॉक 50-50 केजी की बोरी आती है, बहुत सस्ती आती है, पहले से ही 1 महीने पहले से या 2 महीने पहले से बरसात के दिनों में। लेकिन ध्यान रखना, पानी को बहने जाने नहीं देना है, उसको रोके रखना है। आप रॉक फास्फेट मिला दें, उसके बाद जब रॉक फास्फेट इसके अंदर मिल जाएगी तो डीएपी के अंदर जितनी फास्फेट आपको नहीं मिलती उससे ज़्यादा घुलनशील फास्फेट आपको गोबर की खाद से मिलने लगेगी। बहरहाल आज की बात करते हैं, अभी आप ये नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से आपको ये समझ लीजिए 24 से 36 केजी गोबर की खाद आपको, फास्फोरस आपको गोबर की खाद से प्राप्त हो चुकी है। अब बात करें पोटेशियम की किसान भाइयों, तो पोटेशियम 0.5 से 0.8% पोटेशियम होता है। अगर हम भेड़ बकरी का अपशिष्ट ले लें तो भेड़ बकरी के अपशिष्ट में 5 से 8% पोटेशियम होता है। मैंने तो इसका पूरी तरह से पोटाश बनाया था और मैंने अपना यूज किया है। अब आप लगा लें कि अगर सिंपल आपके पास गोबर की खाद है तो 12 से 24 केजी 12 टन में से पोटेशियम की पूर्ति हो गई। और अगर आपके पास बकरी की खाद है, या भेड़ बकरी की खाद है, ऊँट की गोबर की खाद है, उससे 10 से 20 केजी पोटेशियम की पूर्ति इससे हो गई है। यानी 120 से 240 केजी पोटेशियम की, यानी कि जितनी आपको आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा पोटेशियम आपके खेत में प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रकार का रोग भी नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं 10 से 12 टन अगर गोबर की खाद आप डालते हैं, लेकिन सड़ी गली होनी चाहिए, तो आपको किसी भी अन्य खाद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इतनी खाद नहीं डालते हैं तो कम से कम आप मिनिमम आपको 2 से 4 ट्रॉली खाद जरूर डालनी चाहिए। और इसके अलावा अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप प्रयोग कर सकते हैं जो केंचुए की वाली खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करें किसान भाइयों, 3 से 4 बैग आप डाल दें। अगर आप रासायनिक के साथ मिक्स खेती करना चाहते हैं तो केंचुआ की खाद जो होती है, वर्मी कंपोस्ट जिसको कहते हैं, उसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन होती है। तो अगर आप 4 बैग डाल रहे हैं, 4 बैग का मतलब 200 केजी हो गया। 200 केजी अगर डाल रहे हैं तो 200 केजी में 3%, 2 3 6 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति यहाँ से हो जाएगी आपकी। उसका कैलकुलेशन भी है पूरी तरह से, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। फास्फोरस की बात करें तो 1.5 से 2% फास्फोरस होती है इसमें, तो इसकी भी पूर्ति आपको उसी तरीके से हो जाएगी। और पोटेशियम की बात करें तो 1.5 से 2% पोटेशियम भी जो वर्मी कंपोस्ट में होती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म आंतरिक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसमें जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कोबाल्ट, बोरोन की संतुलित मात्रा होती है। जितनी आवश्यक है उतनी मात्रा होती है। यानी कि अलग से आपको किसी भी कंपनी के बहकावे में नहीं आ रहा है। इसको डाल दीजिए,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो गई। उसके बाद स्प्रे में हम बताया है हमने कई बार, और फिर से बताएंगे, ये जो है आपकी पीएच को भी नियंत्रित करने का काम करेगा। पीएच इसका 7 से 7.5 होता है, तो न्यूट्रल पीएच है, तो आपके धीरे धीरे मिट्टी के पीएच को भी कंट्रोल में लेकर आएगा। इसके अलावा हमने बिवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा और इन सब के बारे में बताया है, वो एक अलग सिस्टम है, उसके बारे में हालांकि सबका एक अलग अलग वीडियो बनता है, लेकिन आपने कहा कि पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप इसमें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हो किसान भाइयों। सरसों की खली आपको 12 से 18 केजी देनी है। किस तरह से देनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका चूरा बना करके, और जैसे आप अन्य खादों का या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का या जो भी बाजार से चीज़ें लाते हो, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण खेत में डालते हो, उसी तरह इसको भी खेत में डाल सकते हैं। लेकिन ये सामान्य तरीका है। बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप पहली या दूसरी सिंचाई करें तब करीब करीब 18 केजी प्रति एकड़, 12 से 18 केजी प्रति एकड़ पीस करके 200 केजी ड्राम में 2 किलो गुड़ के साथ मिला करके रख दें। और ऐसी भूमि की मिट्टी जहाँ पे केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, पीपल के या बरगद के पेड़ की भूमि की मिट्टी, वो मिला सकते हैं 1 से 2 केजी। और इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया आप जैसे पोटेशियम सोलेबल बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, एनपीके कंसोर्टिया का प्रयोग करना चाहते हैं वो डाल, यानी कि माइक्रो बैक्टीरिया जो कि लिक्विड फॉर्म में बाजार में उपलब्ध हैं, उनमें से किसी एक बैक्टीरिया का एक बार में प्रयोग करें, अगली बार में दूसरे बैक्टीरिया का प्रयोग करें। ये डाल करके आप रख दें। 3 से 4 दिन रखने के बाद इसको खेत में सिंचाई के साथ पानी के साथ ड्रॉप करके लगा सकते हैं। इससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएंगे। मैं कर चुका हूं प्रयोग में, मैंने ऑर्गेनिक खेती भी की है, तो इसमें ऑर्गेनिक वाले सिर्फ और सिर्फ इसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। इसमें 5.2% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस और 1.2% पोटेशियम की पूर्ति होती है, 1.2% सल्फर भी होती है। इसमें 38.17% प्रोटीन होती है इसके अंदर। तो प्रोटीन से नाइट्रोजन संश्लेषण होता है और अन्य बहुत सारी आपके जो है प्रक्रिया होती हैं, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अन्य कुछ भी चीज़ आपको बाजार से ला करके डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इनकी चीज़ बात करें, सूक्ष्म तत्वों की बात करें, तो विटामिन B6 के साथ कॉपर, कैल्शियम, फेरस यानी आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीज और आपका सेलेनियम इसमें होता है, उसकी पूर्ति होती है। थायमिन और राइबोफ्लेविन जो है एंजाइम्स हैं, उनकी पूर्ति होती है। अब ये कौन सा क्या काम करता है इसकी अब नहीं बात करूंगा, वरना 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। उसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ, फिर से आपको आगे बताऊंगा। ये आपकी फसल के लिए अति महत्वपूर्ण यौगिक उत्पाद हैं और कार्बनिक उत्पाद हैं, जैविक उत्पाद भी हैं इसमें। और ये समझ लीजिए कि आपको कुछ भी किसी कंपनी का नहीं डालना पड़ेगा। कंपनी वाले मुझे इसीलिए गालियां देने लग जाते हैं कि आप तो सब बाजार बंद करा देंगे, लेकिन किसान भाइयों मैं आपका फायदा कराने के लिए बैठा हुआ हूं। अगर आप ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए आपका खर्चा तो कम होगा ही होगा, फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, आपकी मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति में चमत्कारिक परिणाम आएंगे। जो कुछ किसान भाई कहते हैं कि भाई हमारी किराए की भूमि हमने ले रखी है और कमजोर भूमि है, उसमें क्या करें, तो उसमें आपका सीधी सी बात है, आप इतनी लागत नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके लंबे समय तक परिणाम प्राप्त होते हैं। वो आप चाहते हो शॉर्ट टर्म में परिणाम प्राप्त हो, तो आपको रासायनिक खेती करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम रासायनिक की बात करेंगे। अब किसान भाइयों ये बात हो गई आपकी गोबर वर्मी कंपोस्ट के बाद। अब हम रासायनिक खादों की बात करें तो हम जो सबसे पहले बात करते हैं आलू की बिजाई में, सबसे हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी का प्रयोग करते हैं। अब डीएपी की अनुपलब्धता के कारण किसान भाई एनपीके 12-32-16 सबसे अच्छा दूसरा विकल्प है। ये भी नहीं मिल रहा है तो 20-20-0-13 उपलब्ध है आसानी से सभी समितियों पे। इसके साथ आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी गणना करनी है, क्या करना है, वो सब मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास डीएपी उपलब्ध है किसान भाइयों, तो डीएपी की अगर हम गणना की बात करें तो 3 बैग डीएपी चाहिए। क्यों चाहिए उसकी बात करता हूँ। एमएपी की मिल रहा है आपको, एमएपी मोनोअम्लीय फास्फेट होता है, वो उसमें जो है 60% डीएपी होता है, तो उसको 2.5 बैग यूज कर सकते हो आप प्रति एकड़। अगर आप एनपीके की बात करें तो एनपीके 12-32-16 में लगभग 20 केजी फास्फोरस प्रति बैग में प्राप्त हो जाता है, तो 3 बैग आप उसके प्रयोग कर सकते हैं। और अगर सिंगल सुपर फास्फेट का आपको प्रयोग करना है, केवल सिंगल सुपर फास्फेट का आपको प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा और सल्फरिक मात्रा जरूरत से ज़्यादा आपके खेत में बढ़ जाएगी।
आप कि बहुत सारे किसान भाई इस काम को भी कर रहे हैं, समिति वाले बता रहे हैं। मेरे को कल एक किसान भाई मिले थे कोल्ड स्टोरेज पर, उन्होंने कहा कि समिति वाले कह रहे हैं कि 6 बैग डाल, 8 बैग 9 डाल, इसका 3 गुना डाल दो, यानी कि आप अगर डीएपी के 3 बैग डालें तो 9 बैग डाल दो। आपकी खेती बेकार हो जाएगी किसान भाइयों, भूमि बेकार हो जाएगी। टेम्परेचर अगर नहीं कम हुआ तो आपके सड़ जाएगा बीज, क्योंकि सल्फर जो है टेम्परेचर को बढ़ा देगा, उसकी एसिडिटी बढ़ा देगा आपकी खेत की। तो ये सब चीज़ें पर विचार करना भी आवश्यकता है, क्योंकि उसके अंदर 13% सल्फर है, 20-20-0-13। पोटेशियम नहीं है उसके अंदर, पोटेशियम 0 है, 13% सल्फर है। तो 13% सल्फर का मतलब है कि 50 केजी में 13 पन्ने 6.5 किलो सल्फर हो गई। और आपको देनी कितनी होती है सल्फर, आप जानते हो 5-6 केजी तो टोटल एकड़ में देते हो, ये एक बैग में ही पूर्ति हो रही है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका कैसे कैलकुलेशन करना ये महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। सबसे पहले हम डीएपी की बात करते हैं। तो 1 केजी मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के अंदर फास्फोरस पहले से ही उपलब्ध है, अघुलनशील अवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में फास्फोरस, क्योंकि हमने अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अतिकर्दी धुआंधार डीएपी दिया है, इसीलिए सरकार ने बंद कर दिया है। क्योंकि सरकार को तो भाई अब ये सरकार अलग टाइप की है। तो मिट्टी के अंदर 200 से 6000 पाउंड प्रति एकड़, अर्थात पाउंड का मतलब होता है 1 केजी के अंदर 2.205 पाउंड होते हैं। यानी कि अगर हम इसमें 200 केजी में 2.025 का भाग लगा दें तो 90.7 किलोग्राम फास्फोरस तो आपकी भूमि में पड़ा है, जो आपके काम ही नहीं आ रहा है। अब इसको काम करने के लिए आपको फास्फोरस सोलबिलाइज बैक्टीरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप उसका प्रयोग करेंगे, वो बाद में हम अलग तरीके से आपको बताएंगे। वीडियो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए तो जरूरी है, क्योंकि उस समय आपको पुनः आपको वीडियो मिलेगा, और आप बेल आइकन को दबा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके फायदे की चीज़ है। अब हम बात करें कार्बनिक रूप में, तो कार्बनिक रूप में किसान भाइयों करीब करीब जो कार्बनिक रूप में है वो पौधे को डायरेक्ट मिलता ही नहीं है, अकार्बनिक वाला ही मिलता है। अब इसको भी पौधे सॉल्युबल करके बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रो बैक्टीरिया सॉल्युबल करके पौधे को देने का काम करते हैं। माइक्रो राजा ढूंढ ढूंढ करके डीएपी को इकट्ठा ला करके पौधे का काम करता है सहजीवन का। माइक्रो राजा वाला आप मेरा वीडियो जरूर देख लेना, तो सारी डिटेल पता चल जाएगी। अब 30 से 65% कार्बनिक मात्रा में पड़ा है डीएपी, तो डीएपी तो बहुत पर्याप्त है भूमि के अंदर। जिन लोगों ने जांच कराई है उनको पता है कि डीएपी की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं देंगे तो फसल में आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो मिलेगा नहीं पौधे को सुचारू रूप से। तब अब आपको क्या करना है, आपको जो फास्फोरस की आवश्यकता होती है वो 120 केजी से 140 केजी टोटल फास्फोरस चाहिए पूरे जीवन काल में आलू को, जबकि 45 दिन तक फास्फोरस तो पूरे जीवन काल में चाहिए, आलू पूरी फसल में चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे इसके काम है। वो काम नहीं गिनाऊंगा मैं, अलग से बात करेंगे, वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए बहुत शॉर्ट में करने का प्रयास करता हूँ। तो आप मान लीजिए कि 91 केजी तो भूमि से प्राप्त हो रही है, अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रही है, 140 में से 49 केजी आपको अलग से देना है। एक बैग में 20 केजी है, एक बैग में डीएपी के में 9 केजी फास्फोरस है, 40% है, इसमें 39.9% सॉल्युबल फास्फोरस है। तो 3 बैग आप, जो उनकी बात कर रहा हूँ किसान भाइयों जिनकी भूमि कमजोर है, तो 3 बैग डीएपी के ले लें। बहुत ज़्यादा कमजोर है तो 2 बैग एसएसपी के इसके साथ मिला लें, इससे ज़्यादा आपको डीएपी की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर फास्फोरस सॉल्युबलाइज्ड बैक्टीरिया और पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, मोबिलाइजिंग मतलब इधर उधर पोटेशियम जो पड़ी हुई है उसको इकट्ठा करके देने वाले बैक्टीरिया का प्रयोग करना है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप जो है फास्फोरस की पूर्ति अपनी फसल में कर सकते हो। अगर एनपीएस 20-20-0-13 की बात करें, उसकी तुलना डीएपी से करें, क्योंकि अभी डीएपी नहीं मिल रहा है, 20-20-0-13 आसानी से उपलब्ध है। तो मैं बता दूं इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, पोटेशियम 0% और 13% सल्फर है, जबकि 18% नाइट्रोजन डीएपी के अंदर है, 40% फास्फोरस, जिसमें से 39.5% ओनली सॉल्युबल है। अब हम बात करें किसान भाइयों 50 केजी के बैग में 19.75 यानी कि लगभग 20 केजी आपको फास्फोरस, क्योंकि 39.5% है सॉल्युबल मात्रा में, अनसॉल्युबल भी टोटल तो 40% है। तो अगर उसको भी हम सॉल्युबल बना लें तो 23 किलो फास्फोरस आपको मिल गया एक बैग में। तो आपको केवल इसलिए 3 बैग इसके यूज करने हैं। वहाँ अगर हम एनपीएस की बात करें तो वहाँ पर आपको फास्फोरस 10 केजी प्राप्त हो रहा है, तो उसके हिसाब से इसमें फास्फोरस की मात्रा करीब 6 बैग हो गई। लेकिन यहाँ पर सल्फर बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर केवल 3 या 2 बैग आपको इसके प्रयोग, 2 बैग इसके प्रयोग करने हैं, और सल्फर बढ़ रही है, 2 बैग एनपीएस के प्रयोग करें और 3 बैग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट के प्रयोग करके आप अपना काम चला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ किसान भाइयों, उसके अलावा आप रॉक फास्फेट वगैरह का प्रयोग करते हो तो और आसान हो जाएगा। अब
अब किसान भाइयों बात करते हैं हल्की ज़मीन में जो है बेहतर काम एनपीके ज़्यादा करता है, और भारी ज़मीन में आपका डीएपी पहले से उपलब्ध होता है और वो काम करता है। एनपीके 12-32-16 की अगर बात करें, क्योंकि अगर आपके पास एनपीके 12-32 सुगमता से उपलब्ध है तो 12% नाइट्रोजन है, यानी कि 6 kg एक बैग में नाइट्रोजन हो गई, 32% फास्फोरस है, 16 kg फास्फोरस हो गई, और 16 kg है, यानी आपको इसमें भी क्योंकि इसमें घुलनशील है पूरी फास्फोरस, तो इसमें आपको अलग से एक्स्ट्रा नहीं देना है, इसको उतना ही देना है जितना हम डीएपी दे रहे थे। 16% इसके अंदर पोटेशियम है, यानी कि 8 kg पोटेशियम हो गई इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में 0.5% जिंक भी होता है, तो आपको अलग से जिंक देने की भी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। एक बात फिर से याद दिला दूँ, जिंक सल्फेट की फॉर्म में 33% जो आता है उसको डीएपी के साथ बुवाई में कतई नहीं देना है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आगे जा करके। तो किसान भाइयों, मैं समझता हूँ आप डीएपी की पूर्ति का आपको पूरा इस वीडियो से अब तक किसे अनुभव हो गया होगा कि किस तरह से पूर्ति करनी है। अब किसान भाई दूसरी बात करें फास्फोरस के अलावा पोटेशियम की। अब पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम 1 से 1.5 बैग हम यूज करते हैं प्रति एकड़ में। अब क्यों यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, अगर उसकी हम बात करें किसान भाइयों, तो पोटेशियम में एमओपी के रूप में, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में ज़्यादातर किसान भाई प्रयोग करते हैं। अगर किसी किसान भाई की भूमि ज़्यादा क्षारीय है, यानी बहुत ज़्यादा पीएच है उसका, तो उसको एमओपी की बजाय एसओपी का प्रयोग करना चाहिए, और एसओपी का प्रयोग ज़्यादा बेहतर होता है। एमओपी के अंदर 51% पोटास होती है और 49% क्लोरीन होती है, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है, तो ये उसकी थोड़ा सा लीचिंग बढ़ती है। उसके मैंने अलग से एक वीडियो दे रखा है, आप उसको देख लें, ज़्यादा बात नहीं। कंदों में चमक, आकार में वृद्धि, गुणवत्ता, स्वाद, बहुत सारे काम पोटेशियम करता है। संबंध का काम करता है, कंद बढ़ाने का काम करता है, जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है, बीमारियों से सुरक्षा का काम करता है, आकार में वृद्धि, पत्तियों में कार्य क्षमता बढ़ाना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से क्रिया बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, यानी कि ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में, शुगर का संग्रहण करने में बहुत सारे काम है पोटेशियम के। इसलिए पोटेशियम अति आवश्यक तत्व है आलू की खेती में ही नहीं, जो भी कंद वर्गीय खेती है सभी में। हम आलू की बात कर रहे हैं तो जड़ों तक सुचारू रूप से पहुंचाने का पोटेशियम क्या करता है कि एक संबंध का भी काम करता है। तो ये बहुत है। कब डालना है पोटेशियम? पोटेशियम आपको 2 बार में प्रयोग करना है। एक बार आपको बुवाई में, और दूसरी बार आपको एनपीके 0050 की फॉर्म में स्प्रे करते हैं अंतिम टाइम पर। अंतिम टाइम से मतलब है 75 से 80 दिन की, 120 दिन की फसल को मान के चल रहे हैं हम, 75 से 80 दिन पर आपको प्रयोग करना है। अब किसान भाइयों, पोटेशियम की आवश्यकता, टोटल पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है 80 से 100 kg। अब इसमें 80 से 100 kg में आप ये लगा लीजिए कि करीब करीब 24 kg पोटेशियम आपकी भूमि में ही उपलब्ध है, यानी कहीं न कहीं से दूसरे माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको केवल 56 kg पोटेशियम की आवश्यकता है, और 56 kg पोटेशियम को प्राप्त करने के लिए आपको केवल 1 से 1.5 बैग पोटास अलग से देने की आवश्यकता। भूमि किसी की मजबूत है, किसी की भूमि में ज़्यादा पोटेशियम है, या किसी ने कार्बनिक पदार्थों की पूरी मात्रा दी है, भेड़ बकरी का अपशिष्ट दिया है, तो वो और भी कम पोटेशियम, यानी उसको पोटेशियम अलग से पोटास देने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कितना पोटेशियम देना है किसान भाइयों। इसके अलावा तीसरा जो तत्व है वो है, मैंने यूरिया की बात कर ली, डीएपी की बात कर ली, नाइट्रोजन की बात कर ली, फास्फोरस की बात कर ली, और आप बात कर ली मैंने आपकी पोटास की। अब जो अगला है जिंक। अब जिंक की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपकी खेती में। जिंक में जो 4 से 5 kg प्रति एकड़ जिंक सल्फेट की फॉर्म में 33% आता जाता किसान वो देते हैं, वो देना चाहिए। लेकिन अब हम बुवाई में डीएपी दे रहे हैं, यानी फास्फेट की फॉर्म में हमारे खाद जा रहा, रसायन जा रहा है। फास्फेट और सल्फेट का दुश्मनी का आंकड़ा है, तो हम यहाँ पर जिंक सल्फेट दे नहीं सकते। तो आपको जिंक कब देना है, कैसे देना है, उसको आप देखिए। जिंक सल्फेट जब आप पहली बार यूरिया का प्रयोग करेंगे। हाँ, एक बात और, यूरिया अभी तो हमें रह गया कि यूरिया देना कैसे है, हमने सबसे बड़ी बात तो रह गई। अब किसान भाइयों, सबसे बात मैं आपको यूरिया की बता दूं। यूरिया आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। यूरिया को 3 भागों में डिवाइड करना है। आपको यूरिया की आवश्यकता कितनी पड़ती है वो बता देता हूँ मैं आपको। 100 से 120 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता है आलू की खेती में। इससे ज़्यादा नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, यूरिया की बात नहीं कर रहा हूँ किसान भाइयों।
इसमें यूरिया 46%, ज़्यादातर हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। यानी कि एक बैग में 45 केजी का बैग होता है तो 20.7 केजी नाइट्रोजन हो गई प्रति बैग, और हमें चाहिए 120 केजी। अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से बहुत सारी मात्रा नाइट्रोजन की वातावरण से फिक्सिंग के रूप में प्राप्त होती है, भूमि में होती है, और अन्य तरीकों से प्राप्त होती है। हमें जो नाइट्रोजन देनी है वो 70 केजी नाइट्रोजन अपने पौधों को, यानी कि अपने अलग से देनी है, यानी यूरिया से देनी है। तो 70 केजी नाइट्रोजन यूरिया से देनी है। एक बैग में आपको 20 केजी नाइट्रोजन मिल रही है, तो 20 या 60, करीब करीब 3.5 या 4 बैग से ज़्यादा यूरिया आपको नहीं देना। अब कैसे देना है यूरिया? बुवाई में तो नाइट्रोजन की पूर्ति आपने कर दी है डीएपी के द्वारा, क्योंकि उसमें 9 केजी नाइट्रोजन भी था डीएपी में। 3 बैग दे दिया, 27 केजी तो आप पहले दे चुके हैं। 27 केजी आप नाइट्रोजन को पहले दे चुके हैं, तो अब बुवाई में नाइट्रोजन की अलग से यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो लोग को ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कुछ लोग देते भी हैं, लेकिन उसमें आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे टाइम पर जो यूरिया देनी है आपको 1 से 1.5 बैग यूरिया 21 से 30 दिन पर, यानी कि पहले पानी पर, पहली सिंचाई पर अथवा दूसरी सिंचाई पर, और दूसरा जो 1 से 1.5 बैग यूरिया देना है 40 से 45 दिन पर, यानी कि इसके बाद यूरिया का कोई काम नहीं होता। किसान भाइयों, एक बात और मैं बता दूं, भूमि में अगर कैल्शियम की आवश्यकता है तो यहाँ पर जो दूसरे पानी पर आप यूरिया देंगे वो यूरिया नहीं देंगे, या आपके भूमि उस समय रोगों का भी प्रकोप बढ़ जाता है, भूमि के अंदर जड़ गलन या कोई किसी तरह की शिकायत है, तब भी यूरिया नहीं देंगे। उस समय नाइट्रोजन की पूर्ति आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद के रूप में करनी पड़ेगी। तो अगर आपको फास्फोरस की आवश्यकता है तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम वाला अलग से वीडियो दे रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, और आवश्यकता पड़ने पर पुनः आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। इस तरह से किसान भाइयों 3 हिस्सों में नाइट्रोजन को आपको पूर्ति करना है। अब मैं किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बता देता हूं, जो गलतियां आप करते हो वो गलती अगर नहीं करेंगे तो इन खादों का आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने गलतियां कर दी तो इन खादों का आपको 0% भी रिजल्ट हो सकता है, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किस चीज़ में नहीं मिलाना है। सबसे बड़ी बात बता दूं, हम लोग जहाँ तक मैंने भी पूर्व में ये गलतियां की हैं, हम पोटेशियम को, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करते हैं। दानेदार म्यूरेट ऑफ पोटास आती है लाल और सफ़ेद रंग की, उसका नकली असली का मैंने एक वीडियो दे रखा है, आप उसको देख लें। उसका जो हम प्रयोग करते हैं उसको में आप यूरिया में मिला करके ज़्यादातर किसान भाई बुवाई में देते थे। तो बुवाई में यूरिया देना नहीं है, तो इसको आप, और यूरिया के साथ पोटेशियम को मिलाना नहीं है। क्यों आप समझ रहे हैं, कभी कभी आप मिला के देखना गीला सा हो जाता है। जब गीला हो गया है तो उसका पीएच चेंज हो गया, उसकी गुणवत्ता बदल गई, और वो जो है किसी न किसी अन्य फॉर्म में, अब मैं वो बात नहीं कर रहा रसायन वाली, अन्य फॉर्म में वो खेत में पड़ा रहेगा। दूसरा, कैल्शियम नाइट्रेट खाद की अभी बात करी थी। कैल्शियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट के साथ उसको नहीं मिलाना है। अमोनियम सल्फेट आपका डीएपी है। पोटेशियम सल्फेट के साथ आपको नहीं मिलाना है। अमोनियम फास्फेट है डीएपी, अमोनियम फास्फेट के साथ नहीं मिलाना है। फेरस सल्फेट के साथ नहीं मिलाना है। जिंक सल्फेट के साथ नहीं मिलाना है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ नहीं मिलाना है। किसान भाइयों, ये सब मात्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में या अलग से जैम जिंक के रूप में आपको दुकानदार पकड़ाते हैं और कहते हैं सबको मिला के खेत में फेंक देना, और नुकसान, फायदा नहीं होता उसका, उल्टा आपको नुकसान हो जाता है। तो आप देखें कि आपको क्या करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, डीएपी आप देते हो तो डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट कभी मिला करके नहीं देना है। फेरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट की फॉर्म में आते हैं, ये इनको भी नहीं देना है। अगर देना पड़े तो चिलेटेड फॉर्म में आप दे सकते हो, सल्फेट की फॉर्म में बिल्कुल नहीं देना है। जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट से आलू के जड़ों में फुटाव की मात्रा बढ़ती है, तो वो जिंक तो देना ही देना है, लेकिन कैसे देना है वो अलग से देना है, मिला करके नहीं देना है। डीएपी में कैल्शियम नाइट्रेट मिला करके कुछ लोग सलाह देते दे मत देना, वरना उसमें फास्फेट है, ये नाइट्रेट है। नाइट्रेट और फास्फेट की दुश्मनी है, सब खत्म हो जाएगा, जीरो रिजल्ट। तो बहुत सारे किसान भाई पूरी खाद देते हैं, पूरी लागत लगाते हैं, रिजल्ट जीरो हो जाता है। गलती यहाँ होती है। तो आप समझ गए होंगे गलती कहाँ करनी है। तो खाद में मिश्रित करते समय पूर्णतः सावधानी बरतनी है। खाद की मात्रा का ज़्यादा मात्रा भी खेत को नुकसान पहुंचा रही है, फसल को नुकसान पहुंचा रही है, और कम मात्रा से पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो बैलेंस मात्रा को देना है। अगली बात, खाद को एक्सपायरी डेट भी चेक करनी है।
खाद कब की मैन्युफैक्चरिंग है, कब की एक्सपायरी डेट है, ये भी चेक करनी है, और खाद की गुणवत्ता की जांच करनी है मेरे भाइयों। इसके लिए आप अगर पक्का बिल लेने में सक्षम हैं तो आप पक्का बिल लीजिए, जीएसटी देनी पड़े तो दीजिए, अन्यथा उसकी जांच परख कर लीजिए। लाइसेंस शुदा दुकानदारों से खरीदिए, ऐसे एरे गहरे नत्थु गहरों से खाद मत खरीदिए। मौका परस्त किसान को लूटने के लिए बैठे हैं, और मैं जो आपको सचेत कर रहा हूं तो मुझे गाली देने के लिए बैठे हैं। लेकिन किसान भाइयों, कर भला तो हो भला। मैं जानता हूं कि किसान भोले भाले होते हैं, उनको कोई भी ठग लेता है, और मैं ये सब होने नहीं दूंगा। मैंने पहले भी कहा था किसान भाइयों, आलू में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब वातावरण से भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा वातावरण से नाइट्रोजन भी प्राप्त होती है। भूमि से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये भूमि में मिलाकर या भूमि के अंदर, यानी कि ये हमें जमीन में के द्वारा ही पौधे को देने होते हैं। स्प्रे में भी हम देते हैं, लेकिन वो एक अलग सिस्टम है। इनकी सबकी आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट और क्लोरीन की भी आवश्यकता होती है। सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है, और उस महत्व की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से हमें देनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर फिर भी डीएपी नहीं मिल रहा है, फास्फोरस की फिर भी कमी रह जाती है, तो 30 दिन पर नैनो डीएपी का एक बार स्प्रे कर दें, और दूसरा 45 दिन पर स्प्रे कर दें। आपकी फसल लहलाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है, किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है, और मैं आपके साथ बैठा हूँ। लेकिन किसान भाइयों, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ, हाथ जोड़ के निवेदन, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, आप समझ रहे हो, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, इसलिए कभी कभी मुझे अपना फ़ोन बंद भी करना पड़ता है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।